Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial analysis. Today at the 22nd of the September 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज एडिटोरियल जो पब्लिश्ड हुए हैं इसमें पहला एडिटोरियल है प्रोपेलिंग इंडिया डेवलपमेंट द राइट वे। तो इंडिया के जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं 1947 में 1947 में जब हम आज़ाद हुए ब्रिटिश कॉलोनी जो है लीडरशिप से, उनके पॉलिटिकल व्यू से, तो वहाँ पर हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थीं और उन समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी गरीबी की, जो कि भारत में आज भी बनी हुई है। लेकिन इन गरीबी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों से ऐसे लड़ना था कि अगर हमें अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना था तो हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना था। तो इस आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने किस तरीके से 1947 से या यहाँ के साइंटिस्टों ने किस तरीके से योगदान दिया और हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी। हमारे जो जानते हैं इस जो है इनिशियल स्टेज में ही न्यूक्लियर रिसर्च जो है हमारे भारत में किए गए और स्पेस साइंस में भी हम 1959 से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और 1969 15 अगस्त 1969 को 15 ऑफ द अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। लेकिन इसरो की जो स्थापना हुई तो बहुत सारे लोग विरोधी लोग जो है भारत को डेवलपमेंट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि जो भारत का स्पेस साइंस मिशन है, जो कि अभी भी चंद्रयान के लॉन्च होने पर भी ब्रिटिश का एक जो है न्यूज रिपोर्टर ने क्लेम किया कि भारत में गरीबी है और भारत अरबों खरबों रुपए नष्ट क्यों कर रहा है। तो ये बात आज तुरंत की नहीं है, ये पहले भी चलते रहे। 1950-60 के दशक में भी भारत सरकार इतना ज़्यादा जो खर्च कर रहा है स्पेशली स्पेस साइंस पर, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला और एक्चुअल में ये बीइंग रेकलेस होगा, ये जो है रेकलेस साबित होगा, क्योंकि भारत एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, यंग नेशन है और इसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेस साइंस 1960 के दशक में एक कम्प्लीटली अनसर्टेन इंटरप्राइज हुआ करता था। आज तो सर्टेनिटी आ गई है। लेकिन अगर देखा जाए जो इसरो का बजट होता है इस समय वो करीब 10,000 करोड़ रुपए हर साल भारत सरकार बजट में ही इंक्लूड कर देती है। 10,000 करोड़ को अगर हम देखें तो भारत में जो टोटल आबादी है, जनसंख्या है 1 अरब 42 करोड़, तो एक व्यक्ति को जो है वैल्यू देखी जाए कि एक वैल्यू व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसरो को 10,000 करोड़ के हिसाब से, तो ये व्यक्ति 70 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ जो हेल्थ की कंडीशन है, यहाँ पर केवल 500-600 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर भारत सरकार करीब 630 रुपये खर्च करती है और 800 रुपये एजुकेशन पर खर्च करती है। यानी 1.13 ट्रिलियन जो है इंडियन करेंसी भारत खर्च करती है शिक्षा पर, यानी 800 रुपये, और 89,155 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए स्वास्थ्य पर। तो अगर देखा जाए तो हमारे शिक्षा और हेल्थ पर तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्च दिख रहा है इसरो के कंपैरिजन में, जहां 10,000 करोड़ रुपए अकेले स्पेस साइंस को दिया गया है। लेकिन इससे क्या होता है, जो चीज़ें जो विरोधी थे उनका मुंह बंद कर दिया गया है यहाँ इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 के द्वारा, चंद्रयान 1st, 2nd, 3rd तीनों के द्वारा। अगर देखा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जो गरीबी की थी, लेकिन उससे समस्या से साथ साथ अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो भारत के विजनरीज जो थे उनके एक मन में एक बहुत अच्छी भावना थी कि हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही हेल्प लिया जा सकता है, उसके बिना हमारा नेशन जो है डेवलप नहीं कर सकता है। इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ए रोवर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो भारत ने क्या किया, साउथ पोल पर चंद्रमा के रोवर अपना उतार दिया, जो कि आज तक कोई देश अमेरिका, रसिया, चाइना तक भी न कर पाए। चाइना ने चंद्रयान के जो है 2nd फेज पर, जो हमको नहीं दिखता है, जो हमेशा डार्क रहता है, उस पर भी उतार दिया, लेकिन साउथ पोल पर ऐसा संभव नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि भारत में इतनी जो पॉवर्टी है, इसके बाद भी मिलियंस पर्सन जो है गरीबी में जी रहे हैं, तो क्या ये अचीवमेंट आवश्यक है या गरीबी को दूर करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जब स्पेस साइंस की स्थापना हुई 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना होती है, उससे पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे थे 1950 के दशक से। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्चुअल में वो काम देख रहा था। तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी हमारे काम चल रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम बम नहीं बनाएंगे। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने गुट निरपेक्षता की बात की थी और कहा था हम विश्व में शांति चाहते हैं। लेकिन जब अमेरिका, स्पेशली जब चाइना ने 1962 में हमला किया, तब ये डिसीजन लिया गया कि हमें जो है अब एक न्यूक्लियर पावर बनना है, जो कि बाद में हम बने भी। तो अगर देखा जाए तो 1950 के दशक में ही भारत सरकार ने IIT की स्थापना की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है टेक्नोलॉजी,
1961 में 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई। और जो आईआईटी है चाहे आईआईएम हम जानते हैं वर्ल्ड नेम और फेम, यानी ग्लोबल इनका एक पास है, ग्लोबल अचीवमेंट स्टेटस इनके पास है। यानी अगर देखा जाए तो अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अगर हमने अपनी गरीबी को ज़्यादा ध्यान दिया होता और टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में थोड़ी सी संकोच किए होते तो आज आईआईटी आईआईएम चाहे इंडियन स्पेस का जो प्रोग्राम है ये सब हम शायद न देख पाते। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि ये सब सारा काम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकार बना रही है केवल स्पेस साइंस में या न्यूक्लियर साइंस में नहीं काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इंडस्ट्री को प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही रोजगार पैदा करेंगे और यहाँ के मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि स्टील, फर्टिलाइजर, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ड्रग प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल, ये सब इंडस्ट्री भारत सरकार ने शुरू में ही लगा दी हैं और उसके जो है बहुत ज़्यादा फायदा भी देखने को मिले। लेकिन अगर हमको डेवलपमेंट करना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें आज भी काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उसके जो मेन कंपोनेंट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मशीनरी हैं उन्हें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। स्टील अपने देश में बनाते हैं फिर भी हम खरीदते हैं। फर्टिलाइज़र हम रसिया से, यूक्रेन से, ईरान वगैरह से हम आज भी मंगाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में अभी भी डेवलपमेंट की हमें और ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन यहाँ आ गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके कितने हद तक जो है हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चैलेंजेज है वो एक स्तर पर नहीं है। जब हमारा देश यंग नेशन था 1957 में, उस समय भी चैलेंज था और आज भी चैलेंज है। अगर कंट्री को हमें क्विकेंड पेस देना चाहते हैं, बहुत गति देना चाहते हैं डेवलपमेंट को, तो हमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें टेक्नोलॉजी का ही मदद लेना पड़ेगा। और विक्रम साराभाई जो कि 1960 के दशक में उन्होंने सेटेलाइट का जो है काम किया और उनका मेन पर्पज़ ये था कि 1960 में कि हम जो सेटेलाइट का विकास करेंगे उसका मेन प्रयोग हमारा नेशन वाइड टेलीफोन सिस्टम में किया जाएगा, मोबाइल कम्युनिकेशन में किया जाएगा और एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन में किया जाएगा, जो कि आज व्यापक स्तर पर हो रहा है। और बिना सेटेलाइट के हमारे यहाँ ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक मून शॉट अप्रोच टू डेवलपमेंट की बात की जा रही है और भारत ने इसी को भारत ने अपने ग्रोथ को बनाने के लिए, अपने आप को एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ाने के लिए मून शॉट अप्रोच को अपनाया। भले ही हमारा देश गरीब था लेकिन हमने फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन यहाँ पर बात आती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, पब्लिक गुड की। तो पब्लिक गुड वो जैसा कि यूपीएससी ने पिछले साल क्वेश्चन में पूछा था कि पब्लिक गुड क्या है, तो पब्लिक गुड वे होते हैं जिसे कोई प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, जिसको गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराएगी। और वो पब्लिक गुड ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें प्रयोग करने के लिए कोई फीस नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। जैसे रोड पर कोई भी व्यक्ति चल सकता है, उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना है और वो पब्लिक गुड, वो किसी प्राइवेट एंटिटी का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो रोड हो गया, ओवरब्रिज हो गया, रेलवे हो गया। तो रेलवे में चूँकि हमें किराया देना पड़ेगा लेकिन सरकार खुद कहती है कि हम 57% घाटे में जा रहे हैं। तो अगर हम पब्लिक गुड की बात करें तो रोड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ब्रिज है, नदियाँ हैं, इन सबको, तालाब हैं जहाँ से कोई पानी पी सकता है, रोड पर चल सकता है, किसी विद्यालय में एडमिशन ले करके पढ़ाई कर सकता है, तो ये पब्लिक गुड है। तो इसमें प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट तो अब हमें भले दिखता है लेकिन पहले नहीं था। तो मून शॉट अप्रोच अब इसीलिए अपनाया गया कि हम बहुत लिप फ्रॉग करेंगे, बहुत जो है बहुत बड़ा हमारा गोल भी होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत बड़ा एफर्ट भी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। और भारत सरकार ने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इसी चीज़ को अपनाया जो कि पास्ट में हमारे पास नहीं था। तो इंडिया का जो मून शॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा हो का जो कुछ हद तक तो हम नहीं मान सकते हैं कंप्लीट सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसा कि राइटर का कहना है कि ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा है। और एक्चुअली जो है हम हैवी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट किए वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहा। जैसा कि हम आज भी जानते हैं दुर्गापुर, भिलाई या अन्य क्षेत्रों में आज भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुए हैं और जो स्टील इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रो की है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसमें एक समस्या ये देखने को मिली कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ एक्चुअल में हैवी इंडस्ट्री में तो हुआ
लेकिन वहाँ पर मशीनें ज़्यादा काम करती हैं। वहाँ पर हमारे जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ सरकार ने कम ध्यान दिया। लेबर इंटेंसिव क्या है? स्पेशली जो गारमेंट और फुटवियर के इंडस्ट्री है, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है मशीनों के कंपैरिजन में। लेकिन भारत सरकार ने जो काम किए उसमें मशीनों का जो है प्रयोग ज़्यादा रहा और भारत की जनसंख्या हम जानते हैं सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन पहले की बात की जाए तो पहले हम जो है सेकंड नंबर पर थे। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भारत सरकार ने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की स्थापना नहीं किया, तो ये एक थोड़ा सा फ्लॉज था। लेकिन आज फिर वो सिचुएशन अभी भी देखने को मिल रही है कि जो हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंसेंटिव इंडस्ट्री आज भी लगा रहे हैं और बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे बनने वाली है कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना तो आवश्यक है, लेकिन हाँ वहाँ पर हमें हैवी इंडस्ट्री के साथ साथ एमएसएमई को भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि लेबर मार्केट में जो है बेरोजगारी कम हो सके। अब अगर हम आगे देखें तो भारत में जो कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट कंपनियां नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। लेकिन ये भी बात है कि प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के बेस पे काम करती हैं और प्रॉफिट उनको नहीं दिखेगा या बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिखेगा कि आज इंडस्ट्री लगाएंगे और वो इंडस्ट्री हमको 15 साल 20 साल बाद जाकर प्रॉफिट देगी, तो कोई इसको नहीं लगाएगा। इस वजह से भी पब्लिक गुड को ज़्यादा सपोर्ट करती है पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के माध्यम से गवर्नमेंट। जैसे बात की जाए इंटरनेट की, जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये भी एक इंटरनेट के माध्यम से ही पहुँचा रहे हैं। तो जो इंटरनेट का विकास हुआ एक्चुअल में इसको अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग किया और इसका मेन पर्पस था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था। ये 1950 में ही शुरू हो गया था इंटरनेट के बनाने की प्रक्रिया, इसको सुचारू रूप से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने की। लेकिन इसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंडिंग किया और बाद में फिर मिलिट्री को मिला, फिर बाद में धीरे धीरे डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट ने अचीव किया और बाद में आज हम देखते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल में है। यानी 1950 से देखा जाए तो ये बहुत तरक्की करते करते 2010 तक जा करके ये अपने इस फुल परफॉर्मेंस में आ पाया है। तो अगर देखें तो कोई भी कंपनियां 40 साल 50 साल का 60 साल का जो है टाइम देख करके कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए भारत सरकार को भी अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक गुड को, पब्लिक इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने की एक जो है बाध्यता है। जैसे कि स्पेशली देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर, इन सब में कोई प्राइवेट नहीं आता। जैसा कि हमने देखा जब से जो है भारत के इसरो ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति किया है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं। इसरो के बहुत सारे काम अब प्राइवेट को सौंप दिए गए हैं और अब उसमें थोड़ी सी बुराइयां भी होती हैं। ये सच भी है कि जब इसरो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है उसकी अपनी प्रॉफिट को बढ़ानी चाहिए, जिससे को और एक्सपेंड कर सके, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां जनरेट हो सके। लेकिन सरकार ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे क्षेत्रों का कर दिया, इसरो का भी, जो कि सामने नहीं आते हैं, पर बहुत सारे कंपोनेंट अब इसरो स्वयं नहीं बनाता है, कोई प्राइवेट प्लेयर उसको बना करके बेचता है। तो यहाँ पर एक जो है इल्ड माइंडेड की बात की जाती है, क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात की जाती है कि जो है जब इंडस्ट्रियाँ स्थापित नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट पूरा पैसा लगाती है, लेकिन जैसे वो चल जाती हैं उनका जो है ग्रोथ बहुत जो है हाई स्पीड में होता, पेस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं और गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बड़ा चंदा मिल जाता है और गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। अब आगे हम देखें तो जो भारत में शेड्यूल कास्ट वर्कर हैं, कैजुअल वर्कर हैं, अगर इनकी बात की जाए, जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इनके लिए भी ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए सरकार आखिर में क्या कर रही है। हम हायर एजुकेशन में एक्सेस की तो बात कर रहे हैं, पर जो अगर इनकी लाइवलीहुड ही जो है फिक्स नहीं होगी, अगर इनका कोई घर का आमदनी नहीं होगी, तो हम चाहे भले ही इनको कितना ही प्रमोट करें पढ़ाई करने के लिए कि इनका इकोनॉमिक जो भविष्य में डेवलपमेंट होगा, तो वो डेवलपमेंट संभव नहीं है जब तक कि उनके पास एक फिक्स जॉब ना हो, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के डेवलपमेंट के लिए। अगर बात की जाए ईस्ट एशियन कंट्री की, जैसे चाइना, जापान, इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेली, लेकिन इन्होंने इस बात को रिफॉर्म किया कि हमारे सोसाइटी जो है इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और 1950 के बाद से उन्होंने शुरू कर दिया। तो आज हम देखते हैं जापान, चाइना में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भारत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर हमको प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक और सोशल चेंज लाना है तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो इंडस्ट्री हम लगाएं,
डेवलपमेंट तो आवश्यक है, लेकिन उसके लिए हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी लगाने की आवश्यकता है। तभी जा कर के हम यहाँ पर जो है परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटी हैज नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इंडिया। तो अगर हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ की जो इनइक्वलिटीज़ है उससे जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे ग्रोथ को, उससे दूर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा करके हम इसको अचीव नहीं कर सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप टू हैज इमर्ज फ्रॉम ए नैरो सोशल बेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात यही सही है। आज एक व्यक्ति को भारत की पढ़ाई की जो शिक्षा व्यवस्था है इतनी गंदी है कि यहाँ पर पढ़ाई कुछ और होती है और जो एक्चुअल में इंडस्ट्री का वर्क होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। तो एक बात यहाँ आती है, भारत में एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हैं लोग, जो है अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर भारत में बहुत कम बनते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा वजह है कि पढ़ाई हमारी एजुकेशन शिक्षा कुछ और दी जा जाती है और जो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम अपडेट ही नहीं। जैसे कि 2019 में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, लेकिन आज तक 4 साल हो गए, सरकार उसे एक भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इवन जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट वाली स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी नहीं इसको अप्लाई किया। तो अगर आप जो है बात रिफॉर्म की करते हैं तो उसे जो है ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में भी उतारने की आवश्यकता है। अदरवाइज केवल पेपर पर एक पॉलिसी बना देने से कुछ नहीं होगा। तो पॉलिसी मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पॉलिसी मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात साथ साथ होगी तभी जा कर के रियलिटी में मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है 1991 के बाद से सरकार ने एक्चुअल में देखा जाए तो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो है नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन किए। 1991 में लिबरलाइजेशन की बात की गई, एलपीजी रिफॉर्म की बात की गई और भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया और एक दनादन जो बहुत सारी कंपनियों को बेच दिए गए या बंद कर दिए गए और उसके बाद से जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई और वो प्राइवेट प्लेयर के पास चली गई। तो एक देखा जाए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो केवल प्राइवेट प्लेयर के जो है भरोसे रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट को ही करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना ये लोग जो हैं अपने देश की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के आधार पर ही सपोर्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो हमने गलतियां किया वो नहीं करेंगे, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि भारत अपने जो है एफर्ट को बढ़ाए और एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली हायर एजुकेशन में, जहाँ पर हर व्यक्ति को हायर एजुकेशन मिल सके और ये किसी समाज का कोई व्यक्ति वंचित न रह सके। सो इंडियाज मिशन टू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोपेल इटसेल्फ टू ए हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज हाफ वन। तो भारत सरकार ने अपनी जो टेक्नोलॉजी के बेस पर जो डेवलपमेंट किया है वो भी अधूरी विजय है और उसे पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। स्पेशली ह्यूमन कैपेसिटी को जो है बढ़ाने की आवश्यकता है और इसी के साथ ही हम जा कर के काम कर सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है तो केवल चंद्रमा पर हमें अपने सेटेलाइट या रोबोट को रोवर को भेजना ही आवश्यक नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पर भी काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ए लाइट बल्ब मूवमेंट फॉर द इंडियन फैन मार्केट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि जो फ़ैन है, जो हम घरों में अपने पंखे यूज करते हैं, उन पंखों के बारे में बात की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमने अपने घरों में जो प्रयोग करते थे हम पहले बल्ब फिलामेंट वाले जो 10 रुपये में मिलते थे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया एलईडी बल्ब से। एलईडी बल्ब स्टार्टिंग में करीब 400 रुपये में एक मिलते थे 9 वाट के बल्ब, लेकिन आज वो 90 रुपये में मिलते हैं। तो क्या उस तरीके का हम एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं फ़ैन के लिए, सीलिंग फ़ैन के मामले में स्पेशली, जो कि हमारे लिए पूरे इंडिया के लिए बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या उस तरीके से हम एनर्जी कंजप्शन के लिए सीलिंग फैन का प्रयोग कर सकते हैं जिस तरीके से हम लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब का किए, उस तरीके की स्टोरी को क्या रिपीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया कि अगर एक्चुअल में ये इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है कि हम एनर्जी कंजम्पशन को किस तरीके से कम करें, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन की वजह से लोगों के बिजली के बिल तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे जो है इमिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भारत में आज भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही जनरेट की जाती है, यानी जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतने ज़्यादा हमारे यहाँ प्रदूषण होगा। तो अगर देखते हैं कि जो एलईडी थी उसमें तो हमने एक बहुत हिस्टोरिक अचीवमेंट किया, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अपना एक इमिशन के मामले में, हार्मफुल इमिशन के मामले में तय किया है कि 2030 तक अपने जीडीपी के
पर यूनिट जीडीपी के अकॉर्डिंग 45% जो है 2005 के कंपैरिजन में रिड्यूस कर लेंगे। यानी हमारे जो 2005 का इमिशन लेवल था उसके 45% रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक। लेकिन ये अगर रिडक्शन हमको करना है, अगर हमें इस तरीके का अचीवमेंट प्राप्त करनी है, तो हमें जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें एनर्जी कंजम्पशन को कम करना होगा। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हाउस होल्ड में जो बिजली खर्च होती है वो होती है पंखे में। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पूरे जो देश की इलेक्ट्रिसिटी खपत है उसका 33% हाउस होल्ड में होता है, 33%, और उस 33% का 25% जो है खर्च होता है केवल पंखे चलाने में। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो भारत की 8% बिजली जो पूरे भारत में प्रोड्यूस होती है, जो हाइड्रो पावर से हो, चाहे थर्मल पावर हो, चाहे न्यूक्लियर पावर हो, सोलर हो या विंड एनर्जी हो, कुल सभी एनर्जी को मिला दें तो 8% एनर्जी तो केवल सीलिंग फैन चलाने में खर्च हो जा रही है, और 90% जो है हाउस होल्ड की ये कहानी है। और ये रिपोर्ट जो है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW का, जो कि 2020 में सर्वे हुआ था। यानी 8% बिजली वहाँ पर हाउस होल्ड में खर्च हो रही है। और साथ ही साथ हम जो है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट भी किए हैं, जहाँ पर AC वगैरह की बात की जाती है कि कूलिंग को हमें कम करनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो फ़ैन है प्रेजेंट टाइम में 500 मिलियन फ़ैन हमारे देश में अवेलेबल है, जो कि 2038 तक 1 बिलियन यानी 1 अरब पंखे हो जाएंगे देश में। अब 1 अरब पंखे चलाने के लिए अगर 50 वाट की ही बिजली बात की जाए तो 1 अरब में 50 वाट, इसका मतलब जो है बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जो पंखे के लिए ही एनर्जी कंज्यूम्शन होगा। सो द स्टार रेटिंग प्रोग्राम, तो भारत सरकार ने, पूरी दुनिया ने स्टार रेटिंग की बात की गई तो द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BE जो है, इसने क्या किया, एनर्जी इफिशियंसी रेगुलेटर जो है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने कहा कि BE जो है अब स्टार लेबलिंग करेगा और पंखे पर जो है स्टार रेटिंग दी जाएगी। और भारत सरकार ने 2022 से मैंडेटरी भी कर दिया है कि जो भी पंखे बिकेंगे उस पर इंडिकेशन दिया जाएगा कि इसकी कितनी रेटिंग है, स्टार रेटिंग क्या है, जिससे कि बिजली खपत को कम किया जाए। जितनी स्टार रेटिंग बढ़ाएंगे बिजली खपत कम होगी। और 5 स्टार की बात की जाए तो 5 स्टार में समस्या ये है कि बिजली कंजम्पशन तो बहुत कम होगा, लेकिन उसकी कास्ट देखा जाए तो जो अनरेटेड फ़ैन है जिसमें कोई रेटिंग नहीं दी जाती है उसके कंपैरिजन में दुगुना है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होने वाला है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है भारत जो है, एक प्राइस भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड है, लेकिन भारत स्पेशली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो यहाँ पर अब एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने जो प्लान किया है कि हम जो है 10 मिलियन 5 स्टार रेटिंग जो है सीलिंग फैन को बेचेंगे, जिससे कि जो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उज्ज्वला प्रोग्राम लाया गया था उसी तरीके से बात की जा रही है। लेकिन ये एक टफ काम है, क्योंकि बल्ब जो है मात्र 9 वाट के होते हैं और उन्हें रिप्लेस करना भी आसान है, लेकिन पंखे को इस तरह के रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा टफ काम होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो LED का रिवोल्यूशन है उसे लाने की प्रक्रिया तो हम शुरू कर सकते हैं, पर उसे लाना इतना आसान नहीं है सीलिंग फैन के मामले में। अगर बात करते हैं जो हम 5 स्टार रेटिंग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं फ़ैन, उसमें एक्चुअल में जो हम पंखे यूज बनाते हैं, पंखे में इंडक्शन मोटर लगाया जाता है, उसमें बिजली कंजप्शन ज़्यादा है। अगर हमें 5 स्टार रेटिंग का जो परफॉर्मेंस बनाने हैं, इस तरीके के जो पंखे होंगे उसमें जो है ब्रूसलेस DC मोटर लगाने होंगे। और जो ब्रूसलेस DC मोटर होते हैं वो अभी एक ही टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है और काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये जो है अडाप्ट करना भी काफ़ी आसान नहीं है। BE का जो है एक रेगुलेशन है कि जो है हम इसमें इनोवेशन करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इससे बिजली की कंजम्पशन कम हो जाए। सो EESL's intent to create a platform for demand aggression is a welcome step in this direction। तो जो EESL का इंटेंट है ये वेलकम स्टेप है, लेकिन हाँ इसे जो है अभी अचीव करना बाकी है। सेकंड बात की करते हैं अगर हम, तो जो भारत में प्राइस है रिडक्शन है और उसकी क्वालिटी को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो LED है, बल्ब है, इसके लिए जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जो उजाला प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने बहुत सारे बल्ब जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें बहुत सारे बल्ब जो है ख़राब निकल गए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि अचानक में जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया दिए गए, हर जगह लॉन्च कर दिए गए, उतनी मात्रा में एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कंपनियाँ दे नहीं पाई, तो कंपनियों ने मुनाफाखोरी किया और कम समय में बहुत ज़्यादा जो है फेक या लो क्वालिटी का उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, जिससे मार्केट भर गया। और ये चीज़ें बाद में देखने को मिली कि जो है LED का ब्रांड जो था वो उसे कंप्लाइंट नहीं कर पाया, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल थे उसे जो
कम्प्लीटली सेटिस्फाइड न कर पाए। तो सीलिंग फ़ैन के मामले में भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और कोई व्यक्ति महंगे फ़ैन खरीद लेता है और उसको लो क्वालिटी मिलती है, तो फिर में भविष्य में चल कर के एक और भी समस्या को जन्म देने वाला ये हो सकता है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान लेकर के आने की ज़रूरत है। बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बूस्ट करने की आवश्यकता है और फास्टर हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर हाई इफिशियंसी फ़ैन। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने कहा कि हाई इफिशियंसी होनी चाहिए, कैपेसिटी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में ये चीज़ जो है डोमेस्टिक मार्केट है, अगर इसको इकोनॉमिक अचीवमेंट करने हैं एक लार्ज स्केल पर, तो ये चीज़ ध्यान देने की। और भारत तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है फ़ैन का, करीब करीब 5 मिलियन जो है 2021 में फ़ैन जो है एक्सपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, घाना, श्रीलंका, सूडान, इराक को जो एक्सपोर्ट भी किए गए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो परफॉर्मेंस है, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीई है उसे मार्केट में रेगुलेशन की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि क्या जो हो वो लिख रहे हैं क्या उतने ही इफ़िशियंसी वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। एटलीस्ट 30% ऑफ इंडिया सीलिंग फैन मार्केट में भी अनऑर्गेनाइज। तो ये भी समस्या है कि भारत में अनऑर्गेनाइज तरीके से फ़ैन बनाए जा रहे हैं, उसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर एक जो हमारी एनर्जी इफिशियंसी फ़ैन है, अगर उन्हें वल्नरेबल पॉपुलेशन को अगर मिलेगी तो ये बहुत क्रिटिकल सर्विस है। अगर इसको प्रोवाइड अच्छे से नहीं कराया गया और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल लो नहीं होंगे, कम नहीं होंगे और उस समस्या को जनरेट देंगे। इसलिए अगर हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ देखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडिया को इसके लिए विचार करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है छोटे वाले में साइलेंट किलर। यहाँ पर साइलेंट किलर में स्पेशली बात की जा रही है हाइपरटेंशन की। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि हाइपरटेंशन है कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है ग्लोबली अगर बात की जाए हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 इंडिविजुअल, 4 आउट ऑफ द 5 डू नॉट एडेक्वेट कंट्रोल। तो WHO का कहना है कि 3 लोगों में से एक व्यक्ति तो उससे अफेक्ट है, साथ ही साथ देखा जाए तो कुल 5 लोगों में से 4 लोग तो अवेयर ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, हमारे लिए ग्रीव रिमाइंडर की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता है डेथ के लिए। लोग जो है डिसेबिलिटी हो जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं और फाइनली हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा शुरुआती चरण में एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम जो है 140 से 90 का जो क्राइटेरिया होता है ब्लड प्रेशर का, उसको अगर मेंटेन करना चाहें तो उसको मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक चीज़ है ये है, आर्टिकल में बताया गया है, इससे पहले भी हम लोग जानते हैं कि जो साल्ट इनटेक है, हम नमक का जो भोजन में सेवन करते हैं, फास्ट फूड में स्पेशली कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है डायबिटिक है, हाइपरटेंशन को जन्म देने वाला है। साथ ही साथ टोबैको, एल्कोहल भी है। तो इसमें हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रिपोर्ट कहती है कि हाइपरटेंशन लेवल इन द पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ को हमें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और WHO की जो रिपोर्ट है 2019 में आई थी, 188 मिलियन इंडियंस एडल्ट एज 30 to 79 ईयर है हाइपरटेंशन। तो 2019 की डाटा कहती है कि 18 करोड़ 80 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 79 साल है, वो हाइपरटेंशन के मरीज हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हाइपरटेंशन आ कहाँ से रहा है। सबसे बड़ा कारण है युवाओं में बेरोजगारी। पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन यहाँ पर बहुत महंगे हैं, एजुकेशन लोग पा नहीं रहे हैं, घरों में बीमार हो रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो दवा प्राइवेट में बेच दी जाती है या वो अवेलेबल ही नहीं होती है। जैसा कि अभी हमने कहा, भारत सरकार का 1 साल का बजट 89,155 करोड़ रुपए है केवल, यानी पर पर्सन देखा जाए तो 530 या 500 से 600 रुपये एक पर्सन के ऊपर भारत सरकार 1 साल में खर्च कर रही है। तो इतना कम पैसा जो हमारा बजट है स्वास्थ्य पर, उसमें भी हम जानते हैं कि कैसी सिचुएशन में देश के हेल्थ सिस्टम चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न का मामला बनता है। और भारत रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं 37% को डायग्नोसिस तो किया गया, 30% जो है ट्रीट हुए, लेकिन 15% ऐसे लोग थे जो हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल में पाए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो महिलाओं में इसकी संख्या जो है हाइपरटेंशन की कम पाई जाती है, उनका जो है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंट्रोल भी जो है कंट्रोल में है। लेकिन
ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। मामला है कि इसको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि ये आंकड़े इस आर्टिकल में आंकड़े ज़्यादा दिखाए गए हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि 180 108 से 172 पर्सन ऐसे हैं हर साल 1 लाख में से जो इस फैटिलिटी से गुजरते हैं। लेकिन ये जो है हमें आज भी समझने की आवश्यकता है कि जो हम कंजम्पशन करते हैं, एक्सेस साल्ट कंजम्पशन करते हैं, वो बहुत बड़ा खतरा है और उससे 17 से 30% हाइपरटेंशन होता है। यानी आर्टिकल खुद कह रहा है, WHO खुद कह रहा है 17 से 30% हाइपरटेंशन ही केवल साल्ट इंटेक से है। तो ये जो है 70% कहाँ जा रहे हैं। तो हमें जो है इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें साल्ट इंटेक कम करना चाहिए, लेकिन इसका एक इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है। इन्वायरमेंट दूषित हो रहे हैं, उसको कौन बचाएगा। आजकल की बीमारियां उसके वजह से भी हो रही हैं, केवल साल्ट इंटेक नहीं है। लेकिन ये सच है कि हमें फूड आइटम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो पैकेज्ड फूड आ रहे हैं उसमें साल्ट और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और कुछ जो रिसर्च आए हैं, सर्वे हुए हैं, उसमें भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। इसलिए जो है पीपल्स के बीच एक अवेयरनेस जनरेट करने की आवश्यकता है, एक अवेयरनेस रेज करने की आवश्यकता है कि वो अपना साल्ट इंटेक, शुगर इंटेक को कम करें और अपने आप को वो कंट्रोल में रख सकें। सो द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और ये 2018 में लॉन्च किया गया, जो कि सक्सेसफुली 5.8 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट जो है उनका 27 राज्यों में ट्रीटमेंट भी हो गया है। यानी 5.8 मिलियन लोगों का ट्रीटमेंट होना ये अच्छी बात है। लेकिन 48% ऑफ द पेशेंट इनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 55% एट द हेल्थ वेलनेस सेंटर अचीव ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज ऑफ द मार्च 2021। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, अगर पेशेंट को इनरोल कर दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और उनको अगर आसानी से दवाइयाँ मिल जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। सो इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो ट्रीटमेंट ही आवश्यकता है, लेकिन ट्रीटमेंट ही केवल आवश्यकता नहीं, हाइपरटेंशन हो ही न इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है। जो आर्टिकल नहीं डिस्कस कर रहा है तो थोड़ा सा ऐसा उन्होंने लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही क्यों पड़े। पहले ही क्योर से पहले ही हम प्रिकॉशन क्यों नहीं लें। तो प्रिकॉशन ज़्यादा आवश्यकता है, इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।